हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया तैयारी चल रही होगी। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग 2019 TG2 आपके पेपर, जो आप लोगों का पेपर था 2019 का UPPCL TG2 का, हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ये आप लोगों को पता ही है। इससे पहले मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक सॉल्यूशन में डाल चुका हूं। जो लोग ऐप पर होंगे स्टूडेंट्स, वो ऐप पर देख रहे होंगे। जो यूट्यूब पर होंगे वो यूट्यूब पर देख रहे होंगे। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि टॉपिक वाइज ऐसे जब आप एक एक टॉपिक वाइज सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे, मतलब हर टॉपिक का वीडियो देख लोगे पुराने पेपर का, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा पेपर आ गया। बनाने को तो मैं पूरा फुल लेंथ वीडियो भी बना सकता था, पूरे पेपर को एक साथ सॉल्व करा सकता था, पर वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और उसमें क्या होता है कि कोई टॉपिक बच्चे का क्लियर होता है, कोई नहीं होता, तो वो बच्चा डिसकंटिन्यूस मतलब हो जाता है कि यार ये वाला टॉपिक तो आता नहीं, अब मैं इसे क्या सोल्यूशन देखूं। तो इसीलिए टॉपिक वाइज आप लोग प्रिपेयर करते चलिए मेरे साथ, ठीक है। और हम लोग आज जो प्रिपेयर करेंगे अल्टरनेटिंग करंट करेंगे। और टॉपिक देख लीजिए कितने हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं आज। अब आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, AC से हम लोग 7 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन हम लोग AC से करेंगे। और फिर हम लोग आप लोग देख रहे होंगे इंडक्टर से हम लोग 4 क्वेश्चन है, कैपेसिटर से 7 क्वेश्चन है, सिंगल फेज सर्किट से 1 क्वेश्चन है, और 3 फेज सर्किट से 11 क्वेश्चन है। मतलब ये सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सब चारों शिफ्ट के पेपर के हैं। एक शिफ्ट के नहीं है, चारों शिफ्ट के हैं जो आपके पेपर में आ चुके हैं। मतलब कंबाइंड पूरे के पूरे टॉपिक हम लोगों को अलग करने पड़े हैं और आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हैं। और ये आज कुल मिला के 33 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए तो शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला टॉपिक AC से हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, देखिए। क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है। इन AC सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस इज, किसी भी AC सर्किट के अंदर जो टोटल प्रतिरोध होता है वो क्या होता है। देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। और आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि मैं हमेशा अपने सॉल्यूशंस में केवल जवाब ही नहीं बताता सवाल के, उससे जुड़े और आने वाले कई क्वेश्चंस बताता हूं। तो देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस द्वारा जो विरोध होता है ओम में, हम उसे R से दर्शाते हैं, रेजिस्टेंस से ही दर्शाते हैं। L द्वारा जो विरोध होता है ओम में, हम उसे XL से दर्शाते हैं। और C द्वारा जो विरोध होता है ओम में, उसे हम XC से दर्शाते हैं। जब कोई बात बिगड़ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। हाँ चलिए देखिए, जब कोई बात ऐसे पूछे आपसे कि L और C से कंबाइन, या फिर R, L और C से कंबाइन जब प्रतिरोध लगने लगते हैं, तो हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। तब हम करते हैं इम्पीडेंस से। याद रखिए, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इम्पीडेंस से, प्रतिबाधा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका यूनिट हमेशा याद रखिएगा, इसकी यूनिट हमेशा ओम में रहने वाली है। तो इसका मतलब क्या है, जब रेजिस्टेंस रोकेगा तो R, L रोकेगा तो XL, और C रोकेगा तो XC। और जब ये मिलके कंबाइनली रोकेंगे तो या तो Z, या तो हम इंपीडेंस कह लो या प्रतिबाधा कह लो, उससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आंसर बना, आंसर क्या बना आपका, C इज द राइट आंसर। आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, C इज द राइट आंसर। XL का फॉर्मूला क्या होता है, 2πfL, और XC का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πfC, ठीक है। और ये दोनों ओम में दर्शाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भारत में बिजली का प्रचलन आवृत्ति क्या है। अरे यार ये तो गली का भी बच्चा जानता है भाई। इंडिया में क्या है फ्रीक्वेंसी, 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ये तो यार कोई भी बता देगा। एक और सवाल, अगर वो फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड पूछ ले, तो टाइम पीरियड आवर्तकाल जिसे बोलते हैं सेकंड में, तो 1/f मतलब 0.02 सेकंड, ये क्या है, आवर्तकाल है, टाइम पीरियड है। तो इंडिया में आवर्तकाल कितना होता है, 0.02 सेकंड। आपका आंसर क्या बन गया, आंसर आपका बन गया ए। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूएसए में फ्रीक्वेंसी क्या होती है। यूएसए में फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 60 हर्ट्ज होती है भाई, ठीक है, 60 हर्ट्ज होती है। जाहिर सी बात है आप लोग इसका आवर्तकाल निकाल लेंगे, 1/60 हो जाएगा। निकाल के मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा सेकंड में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। आहा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है।
देखिए बड़े ध्यान से, पीक फैक्टर को लेके पूछा है कि पीक फैक्टर क्या होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, पीक फैक्टर ये अनुपात है, रेशो है। पीक फैक्टर को पहली चीज क्रेस्ट फैक्टर भी बोल सकते हैं। आहा, क्रेस्ट फोरम यहीं से नाम लिया गया है भाई साहब। हाँ ये बात है, नाम यहीं से लिया गया है ठीक है, क्रेस्ट फैक्टर, पीक फैक्टर। अब ये अनुपात क्या होता है, इस बात का सवाल आता है पेपर में, और ये आपको याद में करवाता हूं। देखिए दो तरीके के अनुपात होते हैं, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर तो खैर बात एक ही है, और एक होता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अब बड़े ही ध्यान से समझना इस चीज को, बड़े ही ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये पीक फैक्टर हो गया और ये हो गया फॉर्म फैक्टर, आपको दोनों को याद रखना है। ठीक है, आपको दोनों को याद रखना है। याद करने की ट्रिक देख लीजिए, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर। पीक वैल्यू को किससे दर्शाते हैं, वैसे तो वीएम से दर्शाएंगे या फिर आईएम से दर्शाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, पीक के सामने पीक, पीक के सामने पीक, पीक के सामने पीक, तो पीक वैल्यू मतलब पीक के सामने पीक, तो पीक के सामने पीक माने पीक वैल्यू सामने आएगी, और जो बचा होगा नीचे वो आएगा आरएमएस। आहा, आरएमएस वैल्यू आएगा बचे में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आरएमएस वैल्यू इसमें नीचे आ गया तो उधर आरएमएस वैल्यू ऊपर आएगा। और अब देखिए ध्यान से, यहां पर तो नाम में ही पीक था तो यहां पीक आ गया, पर यहां कोई नाम में पीक है नहीं है, तो फॉर्म फैक्टर के लिए क्या लिखेंगे नीचे, एवरेज वैल्यू। तो आपको इस तरीके से चीजें याद करनी है। ठीक है, तो पीक फैक्टर का अनुपात क्या बोल लेंगे अपन, पीक फैक्टर का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, सी इज द राइट आंसर, मैक्सिमम वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू। सी इज द राइट आंसर। भाई पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या अधिकतम मान, बात तो एक ही है, तो क्या सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो पूछ रहा है कि एसी सर्किट में फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। अब देखिए फॉर्म फैक्टर जो होता है किसी भी एसी सर्किट में, ये आप जान लीजिए, एसी वैल्यू, देखिए एसी के लिए अलग होती है वैल्यू, डीसी के लिए अलग होती है। अगर मैं बात करूं एसी के लिए फॉर्म फैक्टर तो 1.11 होता है एसी के लिए, और एसी के लिए ही मैं बात करूं पीक फैक्टर तो √2 होता है, 1.414 होता है। ठीक है, आप लोग अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से आ जाएगा, डिटेल लेक्चर में ऑब्वियसली देखते हैं हम लोग ये चीज। पर जो ही बात डीसी के लिए अगर ये पूछ ले कि डीसी के लिए पूछ ले पीक फैक्टर बताओ और फॉर्म फैक्टर बताओ, याद रखना डीसी के लिए दोनों ही 1 होते हैं, फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर सब कुछ 1 होता है। तो ये एडिशनल मैं आपको चीजें बता रहा हूं, पर उसने पूछी किसके लिए थी, फॉर्म फैक्टर के लिए पूछी थी। तो चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ध्यान से देखिए, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर चौथे नंबर क्वेश्चन के लिए। इसी तरीके से आप लोग जुड़े रहेंगे ना तो आपका सारा सॉल्यूशंस मैं करवा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा स्पेस हो जाएगा, है ना। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान क्या होता है। अब देखिए आरएमएस वैल्यू तो यार सब लोग जानते हैं यार, ये तो मतलब गली का भी बच्चा बता देगा आरएमएस वैल्यू। तो देखिए सब लोग जानते हैं आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्सिमम अपॉन √2। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.707 वीएम, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए इस चीज को बड़े ही ध्यान से, ये देखिए VRMS क्या हो गया 0.707 VM, तो कुल मिला के कितना होता है, या फिर कह लो उच्चतम वोल्टेज के 70.7% ऑफ उच्चतम वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज, 70.7% ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज, या फिर 0.707 VM। क्लियर है, तो इसमें आंसर क्या होगा, कितना होता है डोमेस्टिक एसी आपूर्ति में आरएमएस का मान, ए इज द राइट आंसर। चलिए मैं इसको 6th नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन पूछा है, 6th नंबर क्वेश्चन, 6th नंबर क्वेश्चन सेम पूछा है 6th नंबर क्वेश्चन, अगले ही शिफ्ट में पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन, मतलब शिफ्ट बदल दी थी। देखिए टोटल रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट क्या है, इंपीडेंस, वही चीज पूछी है, तो सी इज द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन पूछ लिया है 6th नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा से मिटा देता हूं और फिर हम लोग चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पावर फैक्टर को लेके पूछा गया है कि पावर फैक्टर क्या होता है। अब देखिए आप इस चैनल पर है, मैं आप लोगों को यहां पर ही, इस चैनल की खासियत ही यही है कि आप लोगों को मैं यहां पर ही सब कुछ याद करा के भेजूंगा, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मस्ती से सारा पढ़ेंगे और सब कुछ यहीं याद करके जाएंगे। याद रखिए आप लोग अपने घर पे बैठे रहिए, मैं यहीं से आप लोगों को सब आपके दिमाग में ठुसवा दूंगा। क्लियर है इतना पॉइंट। चलिए पावर फैक्टर
शक्ति गुणांक, रूफ ये क्या होता है, कैसे याद करें? सबसे पहली चीज तो पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई। पावर फैक्टर क्या होता है, cos फाई। अब देखिए पीवीआर सिनेमा गए हैं आप कभी? बताइए, जो लोग दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, लखनऊ वगैरह में रहते होंगे, पीवीआर सिनेमा गए हैं कभी आप? पीवीआर, अरे किसी के तो साथ गए होंगे पीवीआर सिनेमा। तो देखिए याद करने का सही तरीका देखिए, पीवीआर सिनेमा आप लिखिए, मतलब पीवीआर लिखिए आप और सबके बीच में इक्वल टू लगा दीजिए और फिर इनको डिवाइड करिए, इनके बड़े पापा से डिवाइड करिए। किन से डिवाइड करिए? इनके बड़े पापा से डिवाइड करिए। ये है एक्टिव पावर। इन सबकी पावरों का जो बड़ा पावर है वो कौन सी है? एपरेंट पावर। आभासी पावर जो है वो इनका बड़ा रूप है। आपको किससे डिवाइड करना है? इनके बड़े रूप से डिवाइड करना है, याद रखिए। रेजिस्टेंस का बड़ा रूप क्या है? इम्पीडेंस, प्रतिबाधा है। यहां जो वोल्टेज है इस पे याद रखिए, इस पे वीआर लिख दीजिएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टेंस के अंदर का वोल्टेज ड्रॉप होता है ये, और इनका बड़ा वोल्टेज क्या है? सप्लाई वोल्टेज, सिंपल। तो कॉस फैक्टर, पावर फैक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया? अगर देखा जाए तो तीन फॉर्मूले यहां पे क्रिएट हो गए। एक्टिव पावर बाय एपरेंट पावर, ठीक है, वास्तविक शक्ति अपॉन आभासी पावर, रेजिस्टेंस में ड्रॉप वोल्टेज का अपॉन टोटल सप्लाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू अपॉन प्रतिबाधा की वैल्यू। अब देखिए आंसर आप लोग समझ सकते हैं। पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर क्या है? यथार्थ शक्ति बाय सापेक्ष शक्ति। अब देख लीजिए पावर फैक्टर क्या है? सी इज द राइट आंसर। कितनी तगड़ी हिंदी दे रखी है, देखिए सी इज द राइट आंसर, ये P अपॉन S, क्लियर है? तो सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान है। शक्ति कारक पावर फैक्टर का अधिकतम मान क्या हो सकता है? अब देखिए ध्यान से सुनिए, पावर फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8 है। अच्छा, इसका ऑप्शन कितना बना? सी इज द राइट आंसर। आई हैव टोल्ड यू, मैंने बताया आपको कि सी इज द राइट आंसर। 8वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 0 से 1। 0 से 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है पावर फैक्टर की, ये बात याद रखिएगा। इसका मतलब 0 सबसे लो वैल्यू होती है, 1 सबसे हाई वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू पावर फैक्टर की क्या जा सकती है? 1। जो लोग मेरा चाहे डिटेल्ड में कोर्स लिए होंगे वो लोग देखे होंगे, और क्रैश कोर्स में भी मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, जब पावर फैक्टर और एक्टिव पावर को लेके एक लेक्चर डाला हुआ है, वहाँ मैंने एक बात आप सब लोगों को बताई है कि पावर फैक्टर 1 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 100% पावर रियल पावर में खर्च हो रही है, रियल काम में खर्च हो रही है 100% पावर। अगर पावर फैक्टर 7 है, 0.7, इसका क्या मतलब हुआ कि 70% पावर रियल काम में खर्च हो रही है। तो जितना ज्यादा पावर फैक्टर है इसका मतलब उतनी पावर आपकी रियल काम में खर्च हो रही है, याद रखिए। रियल काम मतलब जो काम एक्चुअलिटी में होना है, फ्लक्स बनाने में खर्च नहीं हो रही, रियल काम में खर्च हो रही है। अगर यहाँ पे 0.7 पावर फैक्टर है, इसका मतलब यह है कि 70% पावर रियल काम में खर्च हो रही है। और इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि 30% पावर कहां खर्च हो रही है? फ्लक्स बनाने में, रिएक्टिव पावर में, फ्लक्स बनाने में खर्च हो रही है 30% पावर। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। बातें कभी ना तुम भूलना, कोई तेरे खातिर, बाकी तो आप जानते ही हैं यार। चलिए, तो इसका आंसर क्या हुआ? 8वें का आंसर हुआ दिल्ली इज द राइट आंसर, इकाई 1। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं पीक फैक्टर। यार अभी मैंने पीक फैक्टर की वैल्यू बताई थी यार 1.14। अभी बताइए मैंने पीक फैक्टर की वैल्यू। ए इज द राइट आंसर। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए, आवृत्ति जितनी डैश होगी, बिजली का झटका उतना ही डैश होगा। बड़ा ही बड़ा प्यारा सवाल है, फ्रीक्वेंसी को लेके है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी सप्लाई, जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल दे रहा हूं, ये 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मैंने बनाई है, समझना बात को। ये एक साइकिल हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी साइकिल हो गई, साइकिल नंबर 1, साइकिल नंबर 2, साइकिल नंबर 3। अगर यही सप्लाई, मान लो ये कोई वोल्टेज है, 50 हर्ट्ज का वोल्टेज है, यही कोई सप्लाई 100 हर्ट्ज की ले लूं, 100 हर्ट्ज की ले लूं,
और ये मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम पीरियड है और मैं ये ग्राफ दोनों 1 सेकंड में बना रहा हूं। एग्जाम्पल दे रहा हूं, एग्जाम्पल, प्लीज मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरी बात समझना, क्योंकि 50 हर्ट्ज का मतलब ये है कि 1 सेकंड में 50 साइकिल बनना, ठीक है। बट मैं अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो 1 सेकंड के अंदर यहां पर 3 साइकिल बन गई और यहां 1 सेकंड के अंदर कितनी साइकिल बन गई? एक, दो, तीन, चार, 5, 6। चलो मैं इतना मान लेता हूँ, 6 ही मान लेता हूँ, क्योंकि मैं 100 हर्ट्ज मान रहा हूँ ना। 6 साइकिल बन गई यहाँ पे। समझना बात को। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा हो रही है, इसका मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, एक्चुअलिटी में बात करेंगे, आप समझिए। बात हो रही है बिजली के झटके की, जोर का झटका हाई जोरों से लगा, हाई लगा, हाई लगा। देखिए ध्यान से, आप खुद एक चीज समझिए। आपको कोई बार बार पकड़े, आपको कोई बार बार पकड़े तो झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? मान लो आपको कोई बार बार पकड़ रहा है, नहीं होगा, कुछ कह रहे हैं नहीं सर मजा आएगा, झटका क्यों लगेगा? नहीं नहीं, अब सुनिए, देखिए ध्यान से। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, मान लीजिए इसकी 100 हर्ट्ज है और उसकी 50 हर्ट्ज है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी बार ज्यादा बार जीरो आएगा, उतनी ज्यादा बार जीरो आएगा सप्लाई में। और जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी जीरो उतनी बार कम आएगा। जीरो क्रॉसिंग्स जिसे बोलते हैं हम लोग। तो जीरो जो है वोल्ट, 0 वोल्ट का जो मान है वो कई बार ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू कम फ्रीक्वेंसी में। मतलब 100 हर्ट्ज में देखो जीरो कितनी बार आ रहा है? 6 बार आ रहा है। मतलब ऐसे हालात आएंगे कि जब वोल्टेज जीरो होगा, पर वो कहां पर ज्यादा आएंगे? 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ऐसे हालात कम आएंगे, ये बात तय है। तो खुद सोचिए, जब 0 वोल्ट यहां पर ज्यादा आएगा, ज्यादा बार 0 वोल्ट आएगा, तो चांसेस ज्यादा हैं छूटने के आपके। अगर आपको ये सप्लाई पकड़ लिया, आपने से पकड़ लिया सप्लाई को, तो वैसे तो ऐसा होगा नहीं, आप करोगे नहीं, समझदार हो। इसका मतलब यहां पे तुम्हें मौके ऊपर वाला ज्यादा दे रहा है, क्योंकि ऊपर वाला यहां मौके क्यों ज्यादा दे रहा है? क्योंकि यहां 0 वोल्ट बार बार दे रहा है वो, तो यहां मौके तुम्हें ज्यादा मिलेंगे छूटने के। तो इसका मतलब ये कम झटके देगी, ये जो कम झटके देगी भाई, यहां भगवान का आशीर्वाद ज्यादा है आपके पास, इसका मतलब कम खतरनाक है ये। यहां भगवान कम मेहरबान है आपके ऊपर। यहां 0 वोल्ट 3 ही बार आ रहा है, खाली 3 मौके मिलेंगे बचने के, यहां 6 मौके मिलेंगे बचने के, ये ज्यादा खतरनाक है। क्लियर है इतना पॉइंट? ये बहुत अच्छा सवाल है, ये एसएससी जेई में भी आया था ये सवाल। याद रखिए, ये सवाल एसएससी जेई में भी आ चुका है। अब आप लोग ऑप्शन देखिए, आवृत्ति जितनी कम होगी उतनी ज्यादा खतरनाक होगी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितनी आवृत्ति कम होगी उतनी ज्यादा खतरनाक होगी। तो ये 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया भाई? ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, ये एसी के सवाल पूरे हो गए। अब बात करते हैं इंडक्टर के सवालों की। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है इंडक्टर के क्वेश्चंस देखेंगे, प्रेरक के क्वेश्चंस देखेंगे जो सारी शिफ्ट में आए हुए, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन मैं शुरू करता हूं। आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, किसी भी प्योर प्रेरक सर्किट में पावर क्या होती है? देखिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर जो पावर फैक्टर बनता है वो 90 डिग्री बनता है। मतलब जो फेज एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है प्योर इंडक्टर सर्किट के अंदर। वोल्टेज और करंट, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। इसका मतलब पावर फैक्टर क्या हो गया? cos फाई क्या हो गया? 0। और वास्तविक पावर क्या होती है? VI cos फाई। तो VI cos फाई क्योंकि 0 है तो पूरी की पूरी वास्तविक शक्ति क्या हो गई? 0 हो गई। तो बात करेंगे 0 इज द राइट आंसर, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं, D इज द राइट आंसर। अगर देखें 0, D ऑप्शन ही है ना, मैं देख लेता हूं। हाँ, देख लीजिए, D ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेम चीज अगर वो, देखिए ये चीज, ये आंसर प्योर एल सर्किट के लिए भी है, प्योर प्रेरक सर्किट के लिए भी यही आंसर है, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए भी यही आंसर है, याद रखिएगा। और जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट की मैं बात करूं, उसके लिए आंसर 1 होता है। मतलब वास्तविक शक्ति क्या, सॉरी 1 कह रहा हूं, उसके लिए आंसर क्या होता है?
पूरी वास्तविक शक्ति फुल होती है, पूरी की पूरी वास्तविक शक्ति क्या होती है, फुल होती है, और पावर फैक्टर कितना होता है, 1 प्योर आर सर्किट में, जबकि यहां पावर फैक्टर क्या होता है, 0, और पावर भी क्या है, 0, पावर फैक्टर भी 0, पावर भी 0। यहां पर क्या है, पावर फुल होती है और पावर फैक्टर क्या होता है, 1। तो फुल पावर कितनी हो गई, VI। अगर cos फाई को मैं 1 रख दूंगा तो VI हो जाएगी ना, तो वो फुल होगी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन, यदि दो कुंडलियों के बीच परस्पर प्रेरकत्व 5 हेनरी है, चलिए ठीक है, यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बदलती है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित EMF डैश होगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है। देखिए प्रेरित EMF बोला है इंडक्टर में, इंडक्टर में क्या होता है, LdI/dt होता है, ठीक है, या फिर EMF क्या होता है जो पैदा होता है, फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग NdΦ/dt होता है। अब देखते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, जो आपको क्वेश्चन में वैल्यूज दी होंगी उसी के हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। भाई जो चीज दी नहीं होगी उसके हिसाब से कैसे लगा देंगे फॉर्मूला। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रेरकत्व तो 5 हेनरी में है। मैंने हमेशा अपने बच्चों को बोला है, हमेशा बोला है कि कभी कुछ चीज समझ नहीं आए कि न्यूमेरिकल में दी क्या है तो उसकी यूनिट देखो, उसका सरनेम देखो, सरनेम से पता करो वो कौन है। तो हेनरी है, इसका मतलब एल दिया है, इंडक्टेंस दिया है। क्लियर है इतना पॉइंट। यदि एक कुंडली में धारा जो है कितनी है, देखिए धारा, देखिए बड़ा ही यहाँ पर एक प्यारा चीज, यहाँ एक बहुत प्यारी चीज हम लोग देखने वाले हैं। और यदि एक कुंडली में धारा 2 एम्पियर पर सेकंड की दर से बहती है, देखो दर में दिया है, मतलब दे हैव गिवन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, उन्होंने दर में बहने वाली धारा दी है। तो दर में बहने वाली धारा क्या दी है, 2 एम्पियर पर सेकंड, और वो क्या हो गई, 2 एम्पियर पर सेकंड वो दी है। इसका मतलब एक बात तो तय है, कहीं ना कहीं इन्होंने एम्पियर पर सेकंड में दिया है, इसका मतलब DI/dt दिया है, ये देखा जाए तो है कि नहीं। अब देखिए यहां से EMF निकाल लीजिए, इसका मतलब ये फॉर्मूला तो नहीं लगने वाला, नंबर ऑफ टन्स दिए होते, नंबर ऑफ टन्स दिए होते तो ये फॉर्मूला लगता। अरे यार ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, इसी से निकलता है ये। जब हम डिटेल लेक्चर में देखते हैं तो सारी चीजें देखते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। 5 × 2 वैल्यू रखिए सीधे सीधे, 10 हो गया कि नहीं हो गया वोल्ट। तो आपका सही आंसर क्या बेटा, 10 वोल्ट। बड़ा ही प्यारा सवाल है, समझे, इतना प्यारा। चलिए अरे वाह क्या क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन आप लोग उम्मीद करता हूं एंजॉय करते रहते होंगे। लेक्चर कैसा लगता है आप लोग बताया करिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक कुंडली में 100 टन्स हैं, 100 बर्तन है, देखिए बोल रहा है 100 टन्स है, सॉरी 1000 बोल रहा है भाई, 1000 टन्स है, ठीक है, 1000 टन्स बोल रहा है। 5 एम्पियर की धारा 6 मिली वेबर का अभिवाह उत्पन्न करती है। अब देखिए 5 एम्पियर की धारा है भैया, और कितने का देखा जाए तो कितने का, 6 मिली वेबर का, मतलब फ्लक्स उत्पन्न करती है 6 मिली वेबर। देखिए अक्सर बच्चे ये मिली को भूल जाते हैं, फिर मिली फिर आंसर नहीं मिलता, मिली भूल गए तो मिली फिर आंसर नहीं मिलेगा, है ना। कुंडली का प्रेरकत्व बताएं, कुंडली का प्रेरकत्व बताएं। आहा एल, देखिए एल के बड़े फॉर्मूले होते हैं, बड़े मतलब बड़े अच्छे, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं एल के। देखिए ध्यान से सुनिए, n² μA/L, ये एक इंडक्टेंस का प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है एल का। एक और एल का फॉर्मूला होता है N∅I, ये एक इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। अब आप देखिए कहीं ना कहीं यही फॉर्मूला लगने वाला है, इन दोनों फॉर्मूलों को अपने माथे पे गड़वा लो भैया, ये तो बहुत पूछा जाएगा और बहुत पूछता भी है। ये यहां से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अगर टर्न को 2 गुना बढ़ा दिया तो प्रेरकत्व कितना बढ़ेगा, तो भाई टर्न को 2 गुना बढ़ाएंगे तो प्रेरकत्व 4 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है। 3 गुना बढ़ाएंगे तो 9 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 है। यहां से तो एक ये सवाल पूछते हैं, ठीक है, इतना पॉइंट। और ये वाले क्वेश्चन पे ऐसे सवाल पूछते हैं जो आपको मैं अब कराने वाला हूं, ठीक है भाई। N∅I, N कितना है 1000, I कितना, भैया इसको तुरंत अपने कॉपी में लिखिएगा, L के ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। N 1000, फाई कितना है यहां पर देखा जाए तो 6 × 10⁻³ बंदा यही गलती करेगा, मिली को भूल जाएगा लगाना, फिर कहेगा कि यार मेरा आंसर नहीं आया, तेरा कैसे आ गया। तो देखिए 200 × 1200 कितना आया, ये 1200 × 10⁻³ अब जाहिर सी बात है इंडक्टेंस है,
अब ये किसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए मिली में दिए हैं, वाह 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 वाह। तो देखिए अब उसने 10 की पावर -3 है तो ये 1.2 हो जाएगा, तो 1.2 हेनरी इज द राइट आंसर। छाप लो, छपाक लो, बिल्कुल इस फॉर्मूले को दबोच लो, लिख लो अपने कॉपी में अभी की अभी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इंडक्टेंस, रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्शन में ताल्लुकात। एक्सएल इजिकल्स टू 2πfl। गली का बच्चा भी जानता है इस बात को कि एक्सएल और फ्रीक्वेंसी में क्या ताल्लुकात हैं, समानुपाती ताल्लुकात हैं, समानुपाती रिश्ते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता समानुपाती का कहलाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कहलाता है। फ्रीक्वेंसी अगर 1 गुना बढ़ेगी तो एक्सएल 2 गुना फ्रीक्वेंसी अगर 1 गुना बढ़ेगी तो एक्सएल भी उतनी ही गुना बढ़ेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए अब हम करते हैं कैपेसिटर के ऊपर क्वेश्चंस, ठीक है। सारे सवाल करेंगे, इस एसी चैप्टर को पूरे को खत्म करेंगे, हर किसमें से, हर पेपर में से, क्लियर है इतना पॉइंट। कैपेसिटर के लिए चलते हैं, चलिए कैपेसिटर से जुड़े सवाल हम लोग शुरू करते हैं। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए मैं आप लोगों को एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं, एक मशवरा देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने खुद ने कई बच्चे अपनी आंखों के सामने सिलेक्ट होते हुए देखे हैं, खुद मैंने पेपर निकाले, तब जाके मैं ये बात बोल रहा हूं। देखिए अगर आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं या क्वेश्चंस लगाते हैं अपने घर पर, तो उसे खाली आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, 2-2 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन लगा लिए, फिर इधर बात कर ली, इधर मैसेज कर लिए, ऐसे मत किया करिए, ऐसे मत किया करिए। होता क्या है, इससे हम इस तरीके से डिस्ट्रैक्टेड होके, मतलब इधर उधर ध्यान देके हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें सारी चीज़ें आती हैं। पर भैया वहाँ पेपर में आपको 2 घंटे 3 घंटे, यूपीपीसीएल का तो 3 घंटे होता है, बाकी पेपर तो अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं भाई, है ना, है कि नहीं। डीएमआरसी का 120 मिनट होता है, तब हमारे दिमाग को पर्टिकुलरली 3 घंटे बैठ के वहां पे पेपर सॉल्व करना होता है। मैं आप सब लोगों को यही कहूंगा, आप जब अपने घर पर प्रैक्टिस करते हो तो सारा काम छोड़ के आप स्टॉप वॉच लगाइए अपने मोबाइल में। 1 घंटे तक अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो 1 घंटे तक क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर आपको कुछ और काम नहीं करना। उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं आप अपने आप को ट्रेंड करोगे उस समय, उस एक लिमिटेड समय में जल्दी से सवाल करने के। एक प्रेशराइज, कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग प्रेशर में काम करेगा, और करवाना पड़ेगा उसे यार, क्योंकि वहाँ पेपर में भी तो प्रेशर में काम करना है दिमाग को। 3 घंटे में करने हैं सॉल्व आपको। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि सर करेंगे सर क्या फ़र्क पड़ता है, तो कोई बात नहीं, जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो फिर जिनके रिजल्ट अच्छे आते हैं उनकी तैयारी, जो तरीके होते हैं वो यही होते हैं, और आपके तरीके यही रहेंगे, तो कोई बात नहीं, आप अगले पेपर का वेट करते रहिए, अगली बार वैकेंसी का वेट करते रहिए, बस यही होता रहेगा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, लास्ट में यही कहते घूमोगे सबको। समझिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। चलिए कैपेसिटर शुरू करते हैं। एन इंसुलेटिंग मटेरियल शुड हैव, किसी भी कुचालक पदार्थ में क्या होना चाहिए, ध्यान से सुनिए। एक बात तय है, इंसुलेटिंग मटेरियल की अगर मैं बात करूं, किसी कुचालक पदार्थ की मैं बात करूं, इंसुलेटिंग मटेरियल की मैं अगर बात करूं, कुचालक पदार्थ की मैं अगर बात करूं, और मैं बात करूं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, एक बात ध्यान रखना, वो साहब ये जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। मतलब क्या कहना चाहता हूं, सुनिए, ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, और जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये तो इंसुलेटिंग मटेरियल होते ही होते हैं। देखिए ये चीज तो कंपलसरी है, जितने भी डाइलेक्ट्रिक पदार्थ होते हैं वो सब इंसुलेटर होते हैं, पर हर इंसुलेटिंग पदार्थ डाइलेक्ट्रिक नहीं होता। ध्यान से समझना इस बात को। कहाँ वो इंसुलेटिंग पदार्थ जिनमें ध्रुवीकरण हो सके, पोलराइजेशन हो सके, वही पदार्थ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बनते हैं, याद रखना। ये अंतर है, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को।
इसका मतलब कि हर इंसुलेटिंग मटेरियल डाइलेक्ट्रिक नहीं होता, पर हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसुलेटिंग मटेरियल हो सकता है। थोको डाली, अगर इस बात को थोको लागी, अगर ये चीज समझ में आई हो तो आपको क्लियर है इतना पॉइंट। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी भी कुचालक पदार्थ में क्या होना चाहिए, देखो लो कॉस्ट तो होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है हाई कॉस्ट तो कोई भी पसंद नहीं करता, तो एक चीज तो क्लियर हो गई भैया कि लो कॉस्ट होनी चाहिए, एक ऑप्शन तो बन गया। चलो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अब एक कुचालक से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो पोलराइज ना हो सके। देखो पोलराइज हो सकता है, ये तो सॉरी आयनाइज ना हो सके, सॉरी कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल पोलराइज हो सकता है, उसको तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं, पर हम हर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से या इंसुलेटिंग मटेरियल से यही उम्मीद रखते हैं कि वो जल्दी आयनाइज ना हो सके। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, विद्युत रेखाओं की प्रेजेंस में जल्दी आयनाइज ना हो सके, ठीक है, मतलब जल्दी आयनाइज ना हो सके, जल्दी आयोनाइज ना हो सके। ये जल्दी आयोनाइज नहीं होना चाहिए, ऐसा हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जितनी जल्दी आयोनाइज हो गया तो क्या करने लगेगा, ये अपनी कुचालक वाली प्रॉपर्टी खो देगा। अपना इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, करंट को ना बहाना, पर अगर ये आयोनाइज हो गया तो ये करंट को बहाने लग जाएगा, जो कि फिर तो मतलब ही खत्म हो गया। इसका मतलब कैसी इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए मतलब कि इस पदार्थ की, कुचालक के ऐसे गुण होने चाहिए कि ये अपने आप को आयनाइज जल्दी ना कर सके, और आयनाइज जल्दी ना कर सके का मतलब है हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होना। तो दो हमारे पास ऑप्शन बन गए हैं, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए और क्या होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए। अब देखो इंसुलेटिंग मटेरियल मजबूत तो होना चाहिए, तो यांत्रिक स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कैसी रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए। मजबूत तो होना ही चाहिए भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। ऑप्शन कौन सा बन रहा है अब आप लोगों का, बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, किसी भी सर्किट में रिलेशन बता रहा, पूछ रहा है प्रेरक संधारित्र प्रतिघात और फ्रीक्वेंसी के बीच ताल्लुकात, रिश्ते, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का। तो क्या ताल्लुकात हैं, क्या रिश्ते हैं, 1/f के रिश्ते हैं। मतलब अगर ये 2 गुना बढ़ेगा ये आधा हो जाएगा। कैसे रिश्ते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिश्ते हैं संधारित्र प्रतिघात को लेके। दूसरा नंबर क्वेश्चन था ये, और इसका जो सही आंसर है वो सी इज द राइट आंसर। ओम में होती है इसकी यूनिट। थर्ड क्वेश्चन आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ एयर। देखिए परमिएबिलिटी पूछ रहा है, चुंबकशीलता पूछ रहा है, विद्युतशीलता नहीं पूछ रहा। देखिए दो चीज होती हैं, एक होती है परमिटिविटी जिसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता, ठीक है, और एक होती है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जिसको हम बोलते हैं क्या, चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। अब आप एक बात समझना, परमिटिविटी की मैं बात करूं और परमिएबिलिटी की बात करूं, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, विद्युतशीलता और चुंबकशीलता। ध्यान से समझना। देखिए कोई भी टॉपिक, मैंने आपसे कहा कि मैं एक क्वेश्चन को लेके ही नहीं, इससे जुड़े सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों का एक सॉलिड रिवीजन हो जाए। आपको अगली बार पेपर में यही क्वेश्चन नहीं मिलेगा, पर इससे जुड़े अलग क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इससे जुड़े मिल जाएंगे, इसीलिए मैं आपको इस तरीके से तैयारियां करवाता हूं, ठीक है। तो आप लोग पूरा लेक्चर जरूर देखा करिए। एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसको किस तरीके से दर्शाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से, और इसको किस तरीके से दर्शाते हैं, म्यू नॉट से। तो परमिटिविटी की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और परमिएबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, इसकी यूनिट पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट होती है फेरेड पर मीटर, इसकी यूनिट होती है हेनरी पर मीटर, बहुत बार पेपर में पूछता है। इसके अलावा
ये तो एब्सोल्यूट परमिटिविटी और एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, चुंबकशीलता विद्युतशीलता है। पर अगर वो पूछ ले आपसे रिलेटिव परमिएबिलिटी एप्सिलॉन आर, और आपसे पूछ ले रिलेटिव परमिएबिलिटी चुंबकशीलता भी पूछ ले, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इन दोनों की नो यूनिट होती है, कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट होती है। सापेक्ष चुंबकशीलता और सापेक्ष विद्युतशीलता, इनकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती, जबकि इनकी यूनिट होती है। समझ रहे हैं इस बात को? ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों के अच्छा, इसका आंसर क्या बैठेगा यार? इसका आंसर बैठेगा दिल्ली इज द राइट आंसर ना, दिल्ली इज द राइट आंसर, 3 का दिल्ली इज द राइट आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं इसको बता देता हूं। चलिए अपना 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड की धारिता दो संधारित्र समांतर में जुड़े हैं। कितने के? 3 माइक्रोफैरेड के और 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र आपके किस में जुड़े हैं? समांतर में। वो पूछ रहा है कुल धारिता बताएं, मतलब कुल कैपेसिटेंस बताएं, टोटल कैपेसिटेंस। देखिए पैरेलल में ऐड हो जाते हैं कैपेसिटर, जबकि रेजिस्टेंस में उल्टा होता है। तो जब यहाँ ऐड करेंगे तो क्या होगा? 6 + 3 कितना हो गया? 9 माइक्रोफैरेड। तो आपका आंसर क्या बना? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखिए उल्टा होता है रेजिस्टेंस से जुड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि तार का पैरावैद्युतिक क्रमीकरण, निम्न में से कौन सी विधि तार का पैरावैद्युत क्रमीकरण प्राप्त करने की विधि है? अब ध्यान से सुनिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो पैरावैद्युतिक क्रमीकरण के लिए मतलब हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्रमीकरण करने के लिए कौन सी विधि का यूज करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? कैपेसिटर को सीरीज में लगाते हैं, धारिता क्रमीकरण लगाते, मतलब जो उसका आंसर बैठेगा वो कौन सा बैठेगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए 6th नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। किसी बिजली की धारा रोकने पदार्थ मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए? अब देखिए बिजली की धारा मतलब करंट को फ्लो ना होने पाए, तो जाहिर सी बात है करंट को ना फ्लो होने पाए तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हाई होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा हाई होगी, पदार्थ आयनीकरण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होगी, पदार्थ ये जो आयनाइज है वो नहीं होगा, उतनी जल्दी आयनाइज नहीं होगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी वो करंट नहीं बहाएगा उतना ज़्यादा अपने अंदर कुचालक की प्रॉपर्टीज़, इंसुलेशन की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखेगा। तो क्या आंसर है? बॉम्ब इज द राइट आंसर, उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देखिए। थोड़ा डीसी मशीन का क्वेश्चन यहाँ लग गया है, पर ठीक है, आफ्टर ऑल है तो क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन। मैं यहाँ पर आपको उससे बता के चलता हूँ कि किसी भी डीसी मशीन में प्रतिगामी कुंडली, प्रोग्रेसिव कुंडली की बात कर रहा है। प्रतिगामी का मतलब होता है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग जब हम लोग डिटेल में लेक्चर देखते हैं ना यार, जब हम लोग डिटेल में लेक्चर देखते हैं तो हम बहुत इस चीज़ को फोकस करके चलते हैं कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, मतलब हर चीज़ डिटेल में पढ़ते हैं। यही लेवल की हम लोग डीसी मशीन पढ़ते हैं। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा सही है? पूछ रहा है कौन सा सही है। अब देखिए ये है बैक पिच और ये है फ्रंट पिच, मतलब गामा है, ये वाई नहीं है। जो बच्चे वाई समझ रहे हो वो दिक्कत में है, मतलब गलत है। ये बैक पिच है, ये फ्रंट पिच है। तो इसे जब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की बात होती है तो बैक पिच कम होनी चाहिए फ्रंट पिच से। चलिए सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं सिंगल फेज सर्किट की। चलिए सिंगल फेज सर्किट के क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और बड़ा ही एक ही क्वेश्चन आया है सिंगल फेज सर्किट से देखा जाए तो। और अगर बात करें थ्री फेज सर्किट से, तो थ्री फेज सर्किट से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं सारे पेपर में। सिंगल फेज सर्किट से तो मात्र एक ही क्वेश्चन बना है, पर अगर बात करें किसकी, थ्री फेज सर्किट की, तो उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। और क्योंकि ये चारों पेपर का सोल्यूशन है तो आप लोगों को यहाँ से ये भी पता चल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, किससे ज़्यादा आ रहे हैं। सिंगल फेज सर्किट का क्वेश्चन मैं आप लोगों की आंखों के सामने रख रहा हूँ। इन एसी सर्किट इफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 90, तो पावर क्या होगी? अभी वैसे मैंने ये चीज़ बताई थी, जब वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस 90 होगा, इसका मतलब फाई कितना हुआ? 90।
cos फाई कितना होगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पावर भी क्या होगी vi cos फाई, मतलब 0 हो जाएगी भाई, cos फाई की वैल्यू 0 है तो पावर भी 0 हो जाएगी। बड़ा सीधा सिंपल सा आंसर है, 0 इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बॉम्बे इज द राइट आंसर, बॉम्बे बी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अब थ्री फेज सर्किट की तरफ, और थ्री फेज सर्किट हमारा लास्ट टॉपिक है, बट देखिए 11 क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं सभी पेपर में, तो ये चीज हमें अच्छे से करनी पड़ेगी। थ्री फेज सर्किट की बात करें, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, किसी स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज, भैया प्लीज ये दो बातें अपने माथे पे गड़वा लीजिएगा, स्टार कनेक्शन की और डेल्टा कनेक्शन की। क्या क्या बातें गड़वाएंगे दिमाग पे, ये स्टार कनेक्शन है, वाइंडिंग दिखाना पड़ेगा मेरे को यहां पे, ठीक है, ये स्टार कनेक्शन है और ये है डेल्टा कनेक्शन। अब ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहली चीज नो न्यूट्रल, इसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता। तो ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूं, जनरल नॉलेज के लिए नहीं, सवाल आते हैं पेपर में। इसमें सॉरी इसमें न्यूट्रल होता है, यस न्यूट्रल होता है इसमें, और इसमें नो न्यूट्रल, इसमें कोई न्यूट्रल नहीं होता, ठीक है। डेल्टा में स्टार कनेक्शन की बात करें, अगर मैं यहां पे न्यूट्रल बना देता हूं तो देखिए न्यूट्रल और लाइन के बीच में, जाहिर सी बात है ये लाइन है ये न्यूट्रल है, इनके बीच में जो वोल्टेज होता है वो फेज वोल्टेज होता है, और दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज होता है वो लाइन वोल्टेज होता है। तो यहां स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है, √3 VPH, मतलब फेज वोल्टेज में √3 का गुणा कर दें तो वो लाइन वोल्टेज बन जाता है। पर अगर बात करूं लाइन में बहने वाले करंट की और यहां न्यूट्रल में बहने वाले करंट की, ठीक है, यहां लाइन करंट है और इस वाइंडिंग के अंदर बह रहा है फेज करंट, इस फेज के अंदर बह रहा है फेज करंट। ध्यान से देखिए, ये फेज है एक, ये एक फेज है, और ये फेज से जो निकल के आ रहा है बाहर लाइन में, ये लाइन बन जाता है भाई। जब तक अंदर है वाइंडिंग के तो फेज करंट है, और बाहर निकल रहा है तो लाइन करंट बन जा रहा है। अब ध्यान से सुनिए, लाइन करंट और फेज करंट स्टार में क्या रहता है, सेम। बात करते हैं डेल्टा की, डेल्टा को लेके भी सवाल आता है। देखिए ये एक लाइन रही, ये एक लाइन रही, दो लाइन के बीच में मैंने अभी आपको बताया लाइन वोल्टेज होता है ये, ठीक है, और ये क्या हो गया, ये होगा फेज वोल्टेज। जाहिर सी बात है फेज के अंदर जो वोल्टेज मिलेंगे वो फेज वोल्टेज होंगे। तो डेल्टा कनेक्शन में यहाँ रिलेशन क्या होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बराबर है। बात करेंगे लाइन करंट की और ये फेज करंट की, ये फेज करंट जाहिर सी बात है फेज के अंदर बह रहा है, लाइन करंट लाइन के अंदर बह रहा है। तो यहां पर लाइन करंट का रिलेशन देखिए, यहां बदलाव है, जो यहां पर है वो वहां नहीं है, जो वहां है वो यहां नहीं है। तो यहां लाइन करंट क्या है, √3 IPH, मतलब फेज करंट के √3 गुना ज्यादा बढ़ा देंगे तो ये लाइन करंट बन जाता है। ध्यान रखिएगा इन बातों को, ये पूछता है पेपर में। और बहुत सारे क्वेश्चन बता देता हूं, चलिए डेल्टा कनेक्शन से जुड़े हुए कई क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं। डेल्टा कनेक्शन से ही बनती है हमारी टर्शियरी वाइंडिंग, जो टर्शियरी ट्रांसफार्मर है उसकी जो वाइंडिंग बनती है, टर्शियरी वाइंडिंग, वो किसकी बनती है, डेल्टा कनेक्शन की बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन हार्मोनिक रोकता है। डेल्टा कनेक्शन क्या रोकता है, हार्मोनिक रोकता है। ये हार्मोनिक नहीं रोक पाता स्टार कनेक्शन। पर कौन रोकता है, पर कौन हार्मोनिक रोकता है, डेल्टा कनेक्शन हार्मोनिक रोकता है। ये सब सवाल है भाई पेपर के, किसी ना किसी पेपर के सवाल हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन सिंपल है यार, पहला नंबर क्वेश्चन सीधा इसी फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से है, ए इज द राइट आंसर। चलिए अगली बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की। किसी स्टार डेल्टा संयोजन में ऊर्जा को डैश द्वारा दिया जाता है। भैया देखिए कोई भी पावर है, चाहे दोनों के लिए जान लीजिए, ये कॉमन फॉर्मूला है, कॉमन फॉर्मूला है दोनों के लिए। अगर मैं पावर की बात करूंगा, VL, मैं थोड़ा सा कहां लिखूं, जगह नहीं थोड़ा, देखिए पावर की मैं बात करूंगा √3 VL IL cos फाई। अगर आपको पावर लाइन वोल्टेज और लाइन करंट के टर्म्स में लिखनी है, उनके हिसाब से लिखनी है, तो पावर ये होगी। पर अगर आपको फेज के हिसाब से लिखनी है तो 3 होगा,
3 VPH IPH cos फाई। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब बात आएगी फेज वोल्टेज फेज करंट की तो 3 आएगा। बड़ा सिंपल है, 3 फेज है और 3 फेज पावर है। 3 फेज पावर का ही तो फॉर्मूला लिख रहे हो आप लोग। 3 फेज है और 3 फेज पावर लिखनी है तो 3 का ही तो मल्टीप्लाई करोगे। पर यहां क्या है, लाइन वोल्टेज है, लाइन करंट है, तो √3 का करोगे। अब बात आती है कैसे होता है साहब, देखिए फिर तो बहुत डिटेल में बात जाने की बात हो जाएगी, अननेसेसरली बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, डिटेल लेक्चर्स जब हम लोग करते हैं तो सारी चीजें देखते हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज डैश के बराबर होता है भाई, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। अच्छा मैं इसका सेकंड का आंसर नहीं बताया, सॉरी। सेकंड का आंसर इज द सी आंसर, सेकंड का आंसर इज द सी आंसर। थर्ड का आंसर बात करते हैं, थर्ड का आंसर इज द ए आंसर। देखिए लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर है, ए इज द राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन की बात करें, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 फेज वाली वाइंडिंग के बीच का एंगल, कोई भी 3 फेज की वाइंडिंग, मतलब मैंने आपके सामने बनाई हुई है वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर। अब देखिए इसके बीच फेज अंतर कितना है, 120 डिग्री है। ये देखिए ये सब 120 डिग्री तो है ही है, और इसके बीच में क्या है, देखो ये 120 डिग्री है। ठीक है, यहां आप बनाएंगे ये 120 डिग्री है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन का 120 डिग्री आंसर है, डी इज द राइट आंसर। संतुलित लोड से जुड़े 3 फेज वाले स्टार में न्यूट्रल में करंट होना चाहिए। वाह क्या आंसर है, बहुत ही प्यारा आंसर है। देखिए ये जो न्यूट्रल करंट की बात है, आईएन की जो बात है, याद रखिए न्यूट्रल करंट क्या होना चाहिए। आइडियली ये करंट, मतलब आइडियली आदर्श के तौर पे, जैसे आपके घर वाले बोलते हैं आदर्श के तौर पे तो हमारा लड़का बहुत आदर्शवादी है, कुछ खाता पीता नहीं है, पर प्रैक्टिकली कभी कभी ले लेता है। आदर्श आइडियल कंडीशन में न्यूट्रल में करंट 0 होना चाहिए, पर प्रैक्टिकल कंडीशन में कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। तो ये चीज पेपर में ध्यान से समझना, पेपर में पूछता है। अब देखिए यहां पर एक चीज समझना बात को, इसने क्वेश्चन पूछा ही ऐसे, इसने कोई भी लो करके ऑप्शन नहीं दिया, इसने ऑप्शन में अपने में लो आंसर दिया ही नहीं है। तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, सीधा 0 लगा देना है। अदरवाइज पेपर में जब वो ये दोनों ऑप्शन देगा तो ये लिख के बोलेगा कि आइडियल या प्रैक्टिकल कंडीशन में क्या होना चाहिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है पेपर में, इस बात को दिमाग में रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए 3 फेज, चलिए मैं 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर लिखना भूल गया, 5वें नंबर क्वेश्चन को मैं आंसर लिख देता हूं, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 6वें नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 3 फेज वाली आपूर्ति प्रणाली में न्यूट्रल पॉइंट कनेक्शन, न्यूट्रल पॉइंट डैश कनेक्शन में उपलब्ध नहीं होते। न्यूट्रल कनेक्शन कहां उपलब्ध नहीं होते, डेल्टा में नहीं होते। ए इज द राइट आंसर। 6 का क्या है आंसर, ए। 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंडली भुजा घुमावदार तत्व की संख्या कुंडलियों की संख्या के डैश होती है। कुंडली भुजा मतलब घुमावदार तत्व की संख्या कुंडलियों की संख्या के डैश होती है। तो चलिए देखिए 7th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो वो बोल रहा है कि जो घुमावदार तत्व की संख्या है वो कुंडली की संख्या के कितने बराबर होती है। तो याद रखिए ये इसका आंसर है 2 गुना बराबर होती है। 7 का आंसर है, ए इज द राइट आंसर। बात करेंगे 8th नंबर क्वेश्चन की। द करेंट इन द न्यूट्रल वायर ऑफ बैलेंस स्टार कनेक्टेड सर्किट इज। अब देखिए न्यूट्रल वायर में करंट पूछ रहा है, फिर से मैं इस बात को बता दूं, न्यूट्रल वायर में करंट पूछ रहा है स्टार के, पर इसने क्या कह दिया है, बैलेंस कंडीशन। तो याद रखिए बैलेंस कंडीशन ही आइडियल कंडीशन होती है। तो आइडियल कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0। तो 8वें का आंसर क्या हुआ, ए। देखो बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। जब सारे लोड, मतलब सारे फेज के में लोड बराबर हो, हर फेज में लोड बराबर हो, ऐसी कंडीशन को बैलेंस कंडीशन कहते हैं। अब आप खुद सोचो, घर के बाहर आपके जो तार जा रहा है, क्या सारे घर के लोड बराबर होंगे, मतलब पहले फेज से जुड़े 10 घर, मान लो दूसरे फेज से जुड़े 10 घर, तीसरे फेज से जुड़े 10 घर, क्या सभी 10 घरों में लोड एक चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा ना। किसी में फ्रिज बंद होगा तो किसी में एसी चल रहा होगा। हर फेज पर लोड बराबर रहे, ऐसी कंडीशन बैलेंस होती है, और ये कंडीशन आइडियल है, आज तक नहीं पाई जाएगी। तो करंट भी 0 आइडियल ही होता है।
घुमा घुमा के पूछ रहे हैं एक ही सवाल को। तांबे में परमाणु के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भैया? कॉपर का मैंने आपको बताया हुआ है 29 होते हैं, तो ऑप्शन क्या बन गया? बॉम्बे इज द राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। पावर इन 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड, मैंने अभी आपको बताया है चाहे 3 फेज हो चाहे स्टार हो, वो डेल्टा हो या स्टार हो, आंसर यही रहेगा। तो आंसर क्या है? √3 VLIL। बॉम्बे इज द राइट आंसर। और 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। अरे ये मोटर का क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिवर्सल मोटर? चलिए यूनिवर्सल मोटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यूनिवर्सल मोटर, वैसे तो जब हम डीसी मशीन के करेंगे तो ऐसे सवालों को और क्या करेंगे, बट अभी आ गया है तो क्वेश्चन कर लेते हैं। याद रखिए, मैं ये चीज बता देता हूं सबको, यूनिवर्सल मोटर का हाई स्टार्टिंग टॉर्क तो होता ही होता है। देखिए ऑप्शन में देखिए, और वेरिएबल स्पीड। देखिए खाली अगर पेपर में पूछे हाई स्टार्टिंग टॉर्क किसका है, तो आंसर होना चाहिए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का, खाली यही पूछे। पर अगर आपसे पूछे हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्लस हाई स्पीड, आंसर किसका है, तो यूनिवर्सल मोटर लगाना, याद रखना। हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्लस हाई स्पीड पूछे। अब इसने क्या पूछा है? इसने स्पीड के बारे में पूछा है। स्पीड मतलब कैसी होनी चाहिए, तो वेरिएबल स्पीड, याद रखना, बदलती हुई स्पीड होती है, कांस्टेंट वाली बात नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बॉम्बे इज द राइट आंसर। बॉम्बे इज द राइट आंसर। कांस्टेंट स्पीड किसकी होती है? हिस्टेरेसिस मोटर की कांस्टेंट स्पीड होती है। चलिए ऐसे सॉल्यूशन डिटेल में हम लोग करते रहेंगे। अब आता हूं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ एक अलग टॉपिक के साथ में। सारे पेपर के सवाल हो गए आज एसी के। उम्मीद करता हूं लेक्चर पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।